हेलो बच्चों, नमस्कार। ये है हमारा चैनल सोनू सर पीसीएम क्लासेस और इस चैनल पर आपका जो है हार्दिक स्वागत है बच्चों। ओके, ये मैथ के कुछ क्वेश्चन है, यानी कि 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम को क्रैक करने में। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, इसी टाइप के सब क्वेश्चन आएंगे और इनमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन द लाइन्स आर। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है बच्चों। ओके, जिसको इंग्लिश में जरूरत हो इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में जरूरत हो तो हिंदी में पढ़ लो। ओके, तो ये है रेखिक समीकरणों का युग्म असंगत हो तो रेखाएं क्या होंगी। अगर असंगत होगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ओके, जब ये इनकंसिस्टेंट बोले तो इनकंसिस्टेंट के लिए पैरेलल होंगी दोनों लाइन एक दूसरे के। ओके, पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन है ये, तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। अगर इसने कंसिस्टेंट बोल दिया, अगर इसने कहा कंसिस्टेंट मतलब ये है, हिंदी में कहते हैं इसे असंगत। क्या कहेंगे इसको, असंगत। ओके, क्या कहेंगे बच्चों, असंगत, असंगत। ठीक है, इनकंसिस्टेंट को क्या कहेंगे, असंगत, और कंसिस्टेंट को क्या कहेंगे, संगत। तो कंसिस्टेंट के लिए तो कंडीशन हमारी ये हो जाएगी, मतलब A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। लेकिन जो हमसे पूछा गया है इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट के लिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ध्यान से रखना, ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12। 2 नंबर का जो HCF है वो दे रखा है 12। ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 18। तो एलसीएम बताना है। HCF दे दिया, 2 नंबर का गुणनफल दे दिया और एलसीएम पूछा है। अब आपको फॉर्मूला का पता है, फॉर्मूला हमारा होता है बच्चों फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम और इनटू में HCF होता है नहीं होता। ठीक है, दोनों नंबर का जो ये प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो दे रखा है 1800 दे रखा है इक्वल टू एलसीएम हमसे पूछा है। ठीक है, और HCF की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 12, ये दे रखी 12। अब ये देखो, ये 12 जाएगा इसके नीचे 1800 के नीचे, तो 1800/12 इक्वल टू एलसीएम। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 12 से 1800 को काटेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 150। कितना आएगा, 150, यानी कि 150। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 150। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर आधारित क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में भी आया था और इस बार भी बोर्ड में भी आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर 0, -1 देन इट लाइज ऑन, यानी कि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, -5 हैं तो वो कहाँ स्थित होगा। जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे प्लस और प्लस, एक्स का भी मान प्लस आएगा और वाई का भी प्लस आएगा। यहाँ पे आएगा माइनस और प्लस। ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस। तीसरे में आएगा दोनों माइनस, दोनों क्या आएंगे, माइनस। और फोर्थ में क्या आएगा, प्लस एक्स का, एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस। ओके, लेकिन इसने क्या पूछा, 0, -5। अगर देखो एक्स 0 दे दिया तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पे स्थित होगा, वो पॉइंट होगा वाई एक्सिस पर। कहाँ पे स्थित होगा, वाई एक्सिस पर। और अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 दे देता तो क्या होता, एक्स एक्सिस पर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 दिया है, देखो 0 दिया ना, तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा वाई एक्स पर। एक्स एक्स पर वाई 0 होता है और वाई एक्स पर एक्स 0 होता है। तो यहाँ पे ये हमारा एक्स 0 है, इसका मतलब ये कहाँ पे स्थित होगा, वाई एक्सिस पर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल बी करेक्ट। ओके, मैं इसे ऊपर को कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट इसका, बी, वाई एक्सिस पर। मतलब 0, -5 कहाँ पे स्थित होगा, वाई एक्सिस पर स्थित होगा। और अगर 5 0 होता तो ये कहाँ स्थित होता वाई एक्सिस, कहाँ पे स्थित होगा, वाई एक्सिस पर। क्योंकि वाई एक्स पर क्या होता है, नहीं, एक्स, देखो एक्स एक्स पर तो वाई इक्वल टू 0 होता है और वाई एक्स पर एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो अगर 5 और 0 होता तो ये क्या होता बताओ, ये पॉइंट हमारा कहाँ होता, ये होता हमारा एक्स एक्स पर। एक्स एक्स पर क्योंकि वाई 0 है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स एक्स पर वाई 0 हो जाता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच की डिस्टेंस पूछिए, हमारे 2 पॉइंट दे दी हमें और उसके बीच की डिस्टेंस पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये तो है x1, ये क्या है y1, ओके, ये है हमारा x2 और ये है हमारा y2, ओके। यहाँ पे 3 है y2, 4 है x2, यहाँ पे ये पॉइंट है, इस तरीके से दे रखे हैं। तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 में से x1 घटा दो, x2 में से x1 घटाओ, x2 माइनस x1, 4 में से 2 जाएंगे, माइनस का है तो 6 हो जाएंगे, 4 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 में से 3 जाएंगे ये, तो कितना आ जाएगा, 3 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये आएगा 6 चंग 36, 36 का रूट क्या होता है, 36 का रूट क्या होता है बच्चों, 6, 36 का रूट क्या आएगा 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा 6, ठीक है। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये हो गया कलर चेंज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप हैं, ओके, समरूप त्रिभुज दे हैं दोनों, देन रेशो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू, उनका जो एरिया, जो इनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक तो है ABC, एक मान लिया PQR है, 2 त्रिभुज हैं, दोनों अगर मान लिया सिमिलर है, समरूप हैं, तो वो हमेशा किस अनुपात में होंगे, भुजाओं के वर्गों के अनुपात में, भुजाओं के वर्गों के अनुपात में, समझ गए। ये रहा स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स, कोरस्पोंडिंग जो साइड संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग, ठीक है, इसके अनुपात में होंगे, यानी कि इनका सबका वर्ग होगा, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर, संगत भुजाओं के, इसके AB के संगत है PQ, BC के संगत है QR और AC के जो संगत है वो है RPR, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ इसको, अगर मान लिया हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, देखो ध्यान से, ट्रायंगल ABC और ये है ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो AB के जो संगत होगी भुजा, कोरस्पोंडिंग साइड होगी, वो तो होगी PQ, ओके, और BC के जो संगत होगी, BC के संगत क्या हो जाएगा, BC का संगत हो जाएगा QR, ओके, और AC के संगत, AC के कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएगी हमारी PR, क्यों भैया, समझ आ गया ना। तो ऐसे ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को, ओके। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है, देखो कितना सिंपल, इन ए ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 90, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वो त्रिभुज कैसा होगा, वो ट्रायंगल कैसा होगा भैया, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल व्हेन टॉसिंग ए कॉइन, अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, टेल आने की प्रायिकता बतानी है, चित आने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, जब उछालेंगे क्या आएगा, हेड आएगा टेल, तो टोटल आउटकम्स कितने हो हमारे पास, जो कुल परिस्थितियां हैं वो हमारे पास होगी 1 और 1 2 परिस्थिति होगी हमारे पास कुल। लेकिन इसने कहा केवल चित आए, इसने क्या कहा, उछालने पर चित आ रहा है, चित तो केवल टेल ही तो है, तो टी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, तो यहाँ पे 1/2, ओके। नीचे आएगा टोटल, तो ये हो गया इसका आंसर 1/2। ये हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन है ना, तो इसलिए हिंदी का आंसर 1/2 है, इंग्लिश का भी 1/2, इस तरीके से है ये, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना है। मैं इसे इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है, पहली 10 नेचुरल संख्याओं का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो पहली 10 नेचुरल नंबर होती कौन सी है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ये होगी, 10 होगी 1 से लेकर 10 तक, इनका माध्य पूछा है। एक तो तरीका होता है सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने के बाद और फिर 10 से ही डिवाइड करना है, सबको जोड़ने के बाद। तो जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28, 28 और 8 18, 34, 34 और 9 43, 43 और 10 53, कितना आया 53, 43 और 10, दोबारा जोड़ो भैया, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 15 6 21, 21 7 28, 28 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10
55, ये आ गया 55। 55/10 करोगे, उतने नंबर से भाग देना होता है। ये माध्य निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए नंबर को जोड़ो, सिग्मा x/n कर दो। ओके, ये फॉर्मूला होता है, इसे x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इसको 10 से 55 को भाग देंगे तो 5.5 आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हुआ। इसका मैं दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ जो कि शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, जब हमें कोई भी नंबर जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं और एपी में दे दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये दे दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये एपी में है। एपी का मतलब है इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तब भी एक ही आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तब भी 1, 4 में से 3 घटाएंगे तब भी एक ही आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ तक 5 गिना और यहाँ तक भी हमने 5 गिना, तो इसके बीच में कोई नंबर होगा जो कि माध्य होगा, मीन होगा। 5 और 6 के बीच में क्या आ सकता है, देखो 5 + 6/2 कर लो, 6 और 5 11, 11/2 क्या आया, 5.5 आ गया। अच्छा, दूसरा मेथड और देखो, एक फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर कर लो। लास्ट नंबर, भाई फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर बटे 2, तो फर्स्ट नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या है 10, तो 10 और 1 कितना हुआ 11, 11/2, 11/2 का मतलब 5.5, 5.5, तो ये इसका आंसर होगा। समझ में नहीं आया, बिल्कुल बीच वाला देखना होता। अगर हमारे पास देखो, मैं और बताता हूँ आपको, अगर हमारे पास 5 नंबर होते, 1 2 3 4 और 5, और ये एक सीक्वेंस में होते, ठीक है, मतलब एपी में होते, सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एपी में होता है, एक का डिफरेंस आ रहा है, तो हमेशा बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा, बीच वाला नंबर, क्योंकि इधर से भी और इधर से भी बीच में कौन पड़ रहा है, 3 पड़ रहा है, तो इसका मीन क्या हो जाता है 3। ऐसे भी शॉर्टकट में निकाल सकते हो, अदरवाइज सबको जोड़ो, ऐड करो सबको, और जितने भी नंबर हैं उनसे कर दो हम डिवाइड। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा निकल के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, वीडियो जो है जब एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है तो वीडियो तो ऑटोमेटिकली 20-25 मिनट की हो ही जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दी जाए, इफ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज डबल इट्स एरिया बिकम्स, यदि वृत्त की त्रिज्या को डबल कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये सर्किल है, इसकी रेडियस पहले r थी, तो एरिया क्या आया हमारा πr²। ठीक, अब हमने इसकी रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब 2r कर दिया, तो एरिया अब क्या आएगा, पहले इसे a1 मानो, अब एरिया क्या आएगा पाई, भाई पाई, और r की जगह हमने 2r रख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 ना आएगा, 4πr² ना होगा, तो अब कितने गुना होगी, 4 गुना ना होगा। भाई पहले का जो एरिया आया है, अब जो एरिया है वो 4 टाइम्स नहीं आएगा, 4 गुना आएगा, तो इसका मतलब अगर त्रिज्या दुगुनी कर दी जाएंगे तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, और अगर 3 गुना कर दी जाए तो 3 × 9 गुना हो जाएगा फिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भैया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, अब है ये, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा लंबवत होगी। देख ये है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श, ये रेडियस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ से रेडियस, अब इस पर हमने एक टेंजेंट खींच दी, ये है क्या है टेंजेंट, इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, ये क्या है रेडियस, तो ये रेडियस इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तभी तो उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस पर, किस पर, रेडियस पर, मतलब त्रिज्या पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो जिसे p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। ओके, तो यहाँ पे देखो 16 है, 16 का रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 25 है, उसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रूट 7 का अगर हम निकालेंगे तो एक कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आने का, इसका वर्गमूल कंप्लीट नहीं होने का, तो इसका मतलब क्या है, यही क्या है, हमारी इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। अब 0.25 है, ये भी क्या है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, मतलब परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय। ओके, तो रूट 7 इसका, जिसका रूट निकल जाए वो सारे की सारी क्या है, परिमेय, मतलब रेशनल, बाकी सब क्या है, इरेशनल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। किसी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग ऑफ डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर। किसी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त होगा यदि हर में अभाज्य गुणनखंड हो। देखो p/q है,
ये है हमारी रेशनल नंबर होती है। इसकी किसकी फॉर्म है? रेशनल नंबर की फॉर्म है। तो इसमें हमेशा क्यों अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हो, मतलब कहने का क्या हुआ, अगर नीचे मतलब डिनोमिनेटर में हर में ये क्या है, हर में अगर 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 प्राइम फैक्टर आ जाए तो किसी परमेय का दशमलव विस्तार समाप्त हो जाएगा। यानी कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, 2 और 5 अगर 2 है या फिर 5 है, इनके अलावा कोई तीसरी संख्या जैसे 3 और 7 नहीं होना चाहिए। समझ गए? 2 और 5 ही हो बस नीचे, तभी हम क्या कहेंगे, दशमलव विस्तार समाप्त हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा फिर वो। ओके, तो वो क्या है हमारे 2 और 5, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन कई बार पूछे गए एग्जाम में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन, और स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13, द 10th टर्म ऑफ AP 258 इज, ये हमें एपी दी है 258 डैश डैश डैश, इसका 10वां पद पूछ रहा है। देखो ए की वैल्यू कितनी है, 2। अब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा हमारा 5 में से 2 घटा दो, कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, तो n की वैल्यू कितनी दे दी, 10 दे दी, तो हमें 10वां पद पूछ रहा है, यानी कि T10 पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। ओके, तो जब ये डी फॉर्मूला होता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू आ गई 2 प्लस एन की वैल्यू 10 है, जब 10 में से 1 घटेगा तो 9 आएगा, 9। और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, डी की वैल्यू आ गई 3। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27, 27 और 2 कितने हो गए 29, मतलब 29, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब 10वां पद पूछे, 20वां पद पूछे, तो एक मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर मान लिया इसमें पूछता 25वां पद बताओ, मतलब टर्म बताओ, तो क्या आ जाएगा a प्लस 24d। अगर मान लिया 100वीं टर्म पूछ ली उसने, तो क्या कहोगे, a प्लस 99d, मतलब एक घटा के a और d की वैल्यू रख दो, कैलकुलेशन कर दो, आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, यहाँ देखिए, इफ सम ऑफ n टाइम n टर्म्स ऑफ एन AP 3n² प्लस 5n देन इट्स nth टर्म इज, यदि एपी के प्रथम n पदों का योग 3n² प्लस 5n हो तो nवां पद बताओ। यदि एपी के n पदों का योग Sn कितना दे दिया भैया, Sn दे दिया हमें 3n² प्लस 5n। ओके, ये दे दिया, nवां पद पूछ रहा। तो देखो भैया, Tn निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1, या तो इससे कर लो या फिर इसका डायरेक्टली क्या कर लो, अवकलन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आएगा 6n प्लस 5, लेकिन डिफरेंशिएशन का 10th क्लास के बच्चों को पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हमें इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा, Sn माइनस Sn-1 से। ठीक है, अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे। ये हो जाएगा Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, एक मिनट, Sn की वैल्यू कितनी है, एक मिनट बच्चों, Sn की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे Sn की जो वैल्यू है वो है हमारी कितनी, 3n²। ये हो जाएगा, ये है हमारा 3n², 3n²। एक मिनट पैसा क्या हो रहा है, 3n² प्लस 5n। ओके, माइनस, अब जहाँ पे भी n है वहाँ देखो n-1 रखना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n-1। ओके, इसे करो सोल्व, 3n² प्लस 5n माइनस 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ इसमें, तो a² माइनस 2n प्लस 1 और प्लस 5n प्लस वो माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n² प्लस 5n माइनस 3n² प्लस 6n, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 बन जाए 3 माइनस 3 और प्लस 5n और माइनस का 5। ओके, 3n² से देखो 3n² कट जाएगा, 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और 5 5n, 5n और 5n 10, 10 और 6 16, तो हो जाएगा 16n माइनस 3 और 5 8
-8, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या 8 कॉमन भी ले सकते हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी भैया इसमें, तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। इसमें 1 मिनट, दोबारा करते हैं इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को करे बिना आगे नहीं चलेंगे, ओके। तो ये हमारा ये फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ओके। तो यहाँ पे Sn कितना है, यहाँ पे Sn दे रखा है ये सारा, ये दे रखा है 3n² प्लस 5n, ठीक है, माइनस, अब n-1 रख दो यहाँ पे, 3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर और माइनस के 5n-1, ठीक है। तो ये भी भाई जब माइनस का चिन्ह यहाँ बाहर है तो ये सारा माइनस में आएगा फिर यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो ये 3n² प्लस 5n माइनस 3n, 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ इसमें, a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस 5n और प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3n² प्लस 5n माइनस 3n² प्लस 6n माइनस 3 माइनस 5n और प्लस का 5। अब देखो 5n से 5n कटेगा, 3n² से 3n², क्या बचा 6n प्लस 5, क्या आया 6n प्लस 5, आंसर ये आया हमारा, ठीक है। Tn nवां पद इसका ये आ जाएगा, ओके। चले तो 6n प्लस 5 इसका पहला ही ऑप्शन सही है, 6n प्लस 5। एक बार देख लें बच्चों, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था ये, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ओके। sin 30 प्लस cos 60 की वैल्यू बताओ। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ओके। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 और 1/2 कितना हो, आधा और आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, आधा और आधा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, tan 45 और cot 45। tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो इसका मतलब 1 × 1 क्या आया, 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 3 यूनिट टू द राइट ऑफ ओरिजिन इट्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ देख लो, x इंटरसेप्ट इज, यहाँ देखो ध्यान से, अब इसे हिंदी में देख लो। यदि कोई रेखा x अक्ष को मूल बिंदु से दाईं ओर 3 इकाई पर काटे तो x अवरोध है। देखो कोई रेखा है, x अक्ष को मूल बिंदु से दाईं ओर इस पर काटे, x अक्ष है ये दाईं ओर है, ये दाईं ओर है, तो मूल बिंदु से दाईं ओर 3 इकाई पर काट रही है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 3, ठीक है। तो x अवरोध है, x की वैल्यू कितनी आएगी, फिर 3 आ गई भाई, दाईं ओर जा रहा है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, x अवरोध कितना है, 3, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, द मोड ऑफ द डाटा 2 4 6 4 8 4, इसने कहा इसका बहुलक बताओ जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, मतलब 4 कितनी बार, ज्यादा बार 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मोड क्या हुआ, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भैया वीडियो अच्छी लग रही है देख लाइक सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो जो है 20-25 मिनट का हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि घटना की प्रायिकता कितनी हो, 1, यानी कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1 देन द इवेंट इज, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता कितनी है, 1 है, तो घटना बताओ कैसी है। अगर किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो इसका मतलब श्योर इवेंट है वो, मतलब वो निश्चित घटना है। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी की भी या तो 1 हो सकती है, 1 और 1 के बीच में रहेगी, या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में रहती है हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, निगेटिव कभी नहीं आएगी, ओके। और 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से अधिक नहीं हो सकती, समझ गए। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, 0 और 1 के बीच आएगी, 0 और 1 को इंक्लूड करते हुए, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, और हमेशा 1 से कम होगी या फिर 1 के बराबर होगी। ये वाला रिलेशन याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, ओके। क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरह, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्राउन टू ए सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड इट इज, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ। वृत्त के अंदर, भैया देखो बताओ, वृत्त के अंदर कोई पॉइंट है, इससे खींची गई स्पर्श रेखा, अभी इससे क्या टेंजेंट, टेंजेंट तो बाहर के पॉइंट से खींची जा सके, अंदर के पॉइंट से तो क्या खींची, इंटरसेक्ट लाइन खींची जा सकती है। अंदर के पॉइंट से कोई भी
स्पर्श रेखा खींची ही नहीं जा सकती सर्कल पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, 0। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, मजा आया नहीं आया? थैंक यू। ऐसी वीडियो मुझे बता देना कौन से टॉपिक पे मुझे मैथ के वीडियो बनानी है, कौन से चैप्टर पे बनानी है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना।